Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the video. So we have already studied about agricultural sector हम पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ चुके हैं, ट्रेड बेसिकली फॉरेन ट्रेड की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका था जब मैंने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया था कि इंडिया बेसिकली व्हाट ब्रिटिशर्स वांट। सबसे पहले तुम लोग को पता है ब्रिटिशर्स आए कहां से थे? एक डाउट आता है ब्रिटिशर्स कहां से आए थे? तो ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड कहां पे है? यूरोप। ठीक है, तो यूरोप से सिर्फ एक देश नहीं आया था, बता चुका हूं मैं। यूरोप से 4 अलग अलग देश के लोग आए थे हमारे यहाँ, जिसमें सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज। ठीक है, पुर्तगाल जैसे आप कहते हो। उसमें सबसे पहले कौन आया था? एक बंदे ने खोज की थी, किसकी? वास्को डा गामा भाई साहब ने। क्या खोज की थी? रास्ता, कि यूरोप से हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ मतलब भारत। ठीक है, तुमने एक और नाम सुना होगा, वॉशिंगटन डीसी, सुनो, एक जगह का नाम है। तो हाँ, तो वॉशिंगटन बेसिकली एक इंसान का ही नाम था। वो भी रास्ता ढूंढने गया था, किसका? इंडिया का। वो समुद्र से जब निकला केप ऑफ गुड होप से, जब वो निकलना स्टार्ट किया, चलता रहा पानी में, और सडनली उसको क्या मिला? समुद्र किनारा मिल गया, खुश हो गया, इंडिया आ गया। वहां जैसे ही गया तो उसको देखे क्या? लाल बाल वाले लोग। तो उसने इनका नाम क्या दे दिया? रेड इंडियंस। उसको पता चला मुझे जाना था ईस्ट, आई केम टू वेस्ट। और तब उनको मिला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खोज कोलंबस, सॉरी नॉट वॉशिंगटन डीसी, कोलंबस। गुड, ठीक है। तो कोलंबस साहब ने किसकी खोज कर दी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, ढूंढने किसके लिए रास्ता गया था? इंडिया का, लेकिन कहां मिल गया? इधर। तो रेड इंडियंस उनका नाम रख दिया। तो वहां पे धीरे से उसका नाम बाद में क्या पड़ गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत बाद में 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे, वहां बीमारियां भेजी थी। तो बेसिकली अमेरिका में आज की डेट में कोई नेटिव सिटीजन ऑफ अमेरिका नहीं रहते। ऑल द पीपल आर फ्रॉम यूरोप ओनली, जो वहां पर जाके बस गए। ठीक है, तो उसको भी कैप्चर किसने कर लिया? यूरोपियंस नहीं, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा लोग जो थे देवर फ्रॉम ब्रिटेन, पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड द डच। और यही 4 देश हमारे यहां भी आए थे। सबसे लास्ट में आया था हमारे यहां कौन सा? ब्रिटेन। ठीक है, जो सबसे लंबे समय तक रुका, लगभग 200 साल। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो व्हाट ब्रिटिशर्स वांट, ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि हमें एक रॉ मटेरियल का सप्लायर मिले। रॉ मटेरियल का सप्लाई मतलब अगर मुझे कॉटन चाहिए, मुझे गन्ने चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिगो चाहिए, मुझे ओपियम चाहिए, मुझे टी चाहिए, तो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू कल्टीवेट दीज ऑल थिंग्स? तो उसके लिए भारत है, बिकॉज भारत इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब यहाँ पे 90% मतलब मोर देन 75% पीपल वर एंगेज्ड इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उन्होंने भारत को क्या बना दिया? एक बहुत बड़ा सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और एट द एंड व्हाटएवर थिंग इज बीन मेड इन यूरोप, इंग्लैंड में जो भी चीज बनाई जाती थी उनकी इंडस्ट्रीज में, उसका फिनिश्ड गुड कहां पे बेचा जाता था? भारत में। तो भारत बन गया उनके लिए क्या? सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। तो बेसिकली जब मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूंगा तो फॉरेन ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस टाइम। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत एंशिएंट टाइम से, आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि जब हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें 3 का नाम आता है, आपने सुना होगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, उसी के साथ हमारे यहाँ की कौन सी सिविलाइजेशन थी? सिंधु घाटी सभ्यता, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, वहीं की थी कहानी, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें भारत से हम एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड। वो भी क्या करते थे? कॉटन सबसे ज्यादा। तो कॉटन कहां से जाता था? हमारे यहाँ से। गोल्ड कहां जाता था? हमारे यहाँ से। स्टोन वर्क फेमस कहां था? हमारे यहाँ का। तो भाई हम एंशिएंट टाइम से ही, और सब रास्ते कौन से होते थे हमेशा? सी रूट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते थे। बट the restrictive policy pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी किसने लगाई थी? ब्रिटिशर्स ने। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स। जो लोग, उनकी गवर्नमेंट बेसिकली हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं था। उसे क्या दिया था? समझ लो कुछ समय के लिए लीज पे दिया था कि भारत में आप जाके बिजनेस करो। एक्चुअल रूल किसका था? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, टोरी गवर्नमेंट सुना होगा, उस समय सुना था? टोरी गवर्नमेंट, वहां पे टोरी साहब क्या थे? वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, बेसिकली वहां चलता क्या है? ब्रिटेन में क्या चलता है? रिपब्लिक है या नहीं है? इट्स नॉट अ रिपब्लिकन कंट्री बच्चा, इट्स अ मोनार्की कंट्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है? तो हम बोलते हैं ना, वी गॉट इंडिपेंडेंस। हम डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट कब हो गए थे हम इंडिपेंडेंट?
26 दिसंबर 15th ऑफ अगस्त 1947, 26 दिसंबर मेरा जन्मदिन है, ठीक है। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन गया था। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। तो इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री का मतलब होता है जब आपके देश का राजा भी हम चुने। वी द पीपल ऑफ द नेशन चूज आवर किंग, चूज द सुप्रीम पर्सन ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो सबसे एपिक पोस्ट पे होगा उसको भी कौन चूज करे? हम। उसे कहते हैं रिपब्लिकन कंट्री। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि हमारे यहाँ का राजा मतलब प्रेसिडेंट कौन चुनते हैं? हम चुनते हैं। इनडायरेक्टली चुनते हैं लेकिन चुनते हम ही हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है उस देश की गवर्नमेंट आप चुनो। तो हमारे देश की गवर्नमेंट भी हम चुनते हैं, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सुने हो ना? अब जब आप जाओगे यूके, तो यूके में अभी भी रिपब्लिक नहीं है, इट्स अ मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या है? अभी भी राजशाही चलती है। राजा विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ II डेथ हुई ना, तो उनके बच्चे को क्या बना दिया? बना ना, किंग चार्ल्स। सुने कि नहीं सुने हो? ठीक है, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है। प्राइम मिनिस्टर कौन चुनता है? हम मतलब वहां के लोग। तो वो डेमोक्रेटिक है बट इट्स नॉट रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक एज वेल एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पक्का याद रहेगा ये चीज ना? इसलिए 26 जनवरी को हर साल आपने देखा होगा प्रिंसिपल साहब या कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहां पे, तो ये किसकी बात करते हैं? बेटा रिपब्लिकन कंट्री, हम रिपब्लिक हैं, हमें रिपब्लिक क्यों मिली? रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। तो इसके बारे में डिटेल में बताता है, हम कभी सुनते नहीं थे ना, लेकिन वो यही सब बताते थे। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद हम आते हैं क्या, इन्होंने बेसिकली कौन सी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई थी? तो पॉलिसीज बेसिकली है डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी अपने देश में इंक्लूड की थी, स्पेशली इन आवर कंट्री। दैट वाज हमारे देश से कोई भी इंडिविजुअल इंसान, फॉर एग्जांपल मैं बहुत रईस इंसान हूं, ठीक है, मेरी बिजनेस चल रही है, मेरी 3-4 फैक्ट्रीज है, मुझे कोई सामान अगर बेचना है यूरोप में नहीं, अगर मुझे बेचना है कहां? चाइना में। अगर मुझे बेचना है कहां पे? अमेरिका में। अगर मुझे बेचना है कहां? ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे बहुत हैवी टैक्स देना होता था। जब मैं हेवी टैक्स दूंगा तो मुझे मेरी जो भी वट एवर थिंग्स आई एम मेकिंग उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब दाम किसी चीज के बढ़ जाएंगे कोई दूसरा चीज उसे खरीदेगा क्योंकि वो अपने ही देश में बना लेगा भाई उससे सस्ते रेट में। और जब भी कभी ब्रिटिशर्स को खुद कोई चीज बेचनी होती थी, या तो अपने देश में ले जाना है रॉ मटेरियल, या उनके देश से फिनिश्ड गुड लेके आना है हमारे देश में, या उनको कुछ चाइना में बेचना है, या उनको कुछ अमेरिका में बेचना है, तो वो बहुत कम रेट में या फ्री में बेचते थे। जिससे क्या हो, हमारे देश में कोई ब्रिटेन के अलावा कहीं से फिनिश्ड गुड ना मंगा सके और हमारे देश से कोई बाहर रॉ मटेरियल बेच ना सके। सारा का सारा रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा? एक जगह, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। और सारा का सारा फिनिश्ड गुड आएगा कहां से? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। समझ आ गया? ये चीज लिखिए आगे। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, क्या क्या चीज? यही सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिको, जूट एटसेट्रा। एटसेट्रा में गन्ने सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, ये सारी चीज क्या करने लगे? एक्सपोर्ट। वॉल्यूम इंडियाज एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स इंपोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे जितना एक्सपोर्ट होता था उससे बहुत कम तादाद में इंपोर्ट होता था। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल। हमारे रॉ मटेरियल भर के था भाई। Was a large export surplus direction. This refers to the countries we trading with Britain maintained a monopoly. Monopoly का मतलब बताया था। मोनो मतलब होता है एक, poly मतलब making the rule. The rule made by a single person, single institute, single government is known as monopoly. समझ आ रहा है? Over India's export and import, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain only. आधे से ज्यादा जो हमारे देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो कहां पे होता था? सिर्फ ब्रिटेन में होता था। बाकी जगह भी जो होता था ना, दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। उन्हीं के जेब भरते थे, हमारे तुम्हारे नहीं भरते थे। वाज अलाउड विद अ फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना। सिलोन का मतलब बताया था, सिलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, ठीक है। एंड पर्शिया, पर्शिया पुराना नाम है ईरान का। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज थी एक्सेप्ट फॉर ब्रिटेन की, यहाँ पे क्या होते थे? ट्रेड होता था। लेकिन ये ट्रेड भी कौन करता था? ब्रिटेन खुद करता था, मतलब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट। स्वेज कैनल में बता चुका था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वेज कैनल कब बनी है? 1869। 1869 इज इंपॉर्टेंट ईयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। क्यों? इंडिया में जिसे पदवी दी थी आपने किसकी? महात्मा की। ही बोर्न इन दिस पर्टिकुलर ईयर। वो डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर 1869। पढ़े होगे ना, पोरबंदर में जन्म हुआ था। पोरबंदर कहां पे है? गुजरात। सुने हो कि नहीं सुने? ठीक है।
Now, it reduced the cost and time of transportation and made access to India's market easier. आपको पता है, मैं बता चुका हूं ना, स्वेज कैनाल जो है समुद्र का एक पतला चैनल, जहां से जो सी रूट होता है, जहां से शिप्स एक जैसे दूसरे जाती है। इसने करीब करीब 7,000 किलोमीटर, इसने करीब करीब 7,000 किलोमीटर क्या कर दिया था। तो यार क्या बता रहा था, स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल ने बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था व्हेन वी गो फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो यूरोप जाने के लिए जो रास्ता हम कवर करते थे, तो घूम के अब नहीं जाना, हम सीधे पार कर लेते थे। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से अगर कैनाल देखो, जब भी समुद्र बनती है तो आपने पठार का मतलब पठार नहीं, आपने पासेस, दर्रे का नाम सुना है? दर्रा क्या होता है? दरार समझते हो? दरार कहाँ होती है? दीवार में दरार पड़ जाती है। तो दीवार को इमेजिन करो एज अ माउंटेन, और दरार को यूज इमेजिन करो मांझी द माउंटेन मैन। सुने हो क्या किया था उसने? जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। बेसिकली क्या किया था उसने? पहाड़ तोड़ा था, बीच से रोड निकाली थी। वो जब नेचुरल होता है तो उसे कहते हैं पास, दर्रा। ठीक है, जब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना होता था ना, तो सिर्फ एकमात्र दर्रा आता है, उसका नाम है बुरहानपुर का दर्रा, द पास ऑफ बुरहानपुर। बुरहानपुर कहां एग्जिस्ट करता है? इंडिया, अपने इंडिया में एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। ठीक है, बुरहानपुर एमपी में गिना जाता है उसे, तो वो एमपी और यूपी की, एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे होता है, जहां पे एक और औरंगजेब के समय पे वहां पे एक वो रखी गई थी तो जिसका नाम था नागिन। ठीक है, उसको लोग पास नहीं कर पाते। एक और पिक्चर आई थी संभाजी, हाथ कट जाता है, तानाजी ले लो, संभाजी तो अभी आई है। ठीक है, तानाजी देखे थे ना, हाथ कटता उसमें, पेपर में नहीं आएगा वो, लेकिन याद रखो, समझ आ रहा है। फिर आते हैं क्या, इन अदर वर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वाज नाउ इजियर। बट ऑब्वियस यार, अब बहुत जल्दी से तुम वहां फुदक के वहां चले गए, फुदक यहाँ आ गए, तो बहुत इजी हो गया था और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना इंडिया को। इंडिया में और ज्यादा सामान भेजो, और ज्यादा सामान लेकर जाओ। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द मेकिंग ऑफ सुएज कैनाल। ठीक है, बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड है सुएज कैनाल, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, वहां पे अभी एक ऐसी शिप जो है, ये रास्ता है, शिप को ऐसे जाना चाहिए, किसी कारणवश शिप ऐसी हो गई थी, तो फॉर सेवरल डेज वो कैनाल जो है ब्लॉक हो गई थी। उस कैनाल क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। फिर उसको बड़ी मुश्किल में सीधा किया था। ठीक है, नाउ डेमोग्राफिक प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब बता चुका हूं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? एक देश अनेक भाषाएं, एक देश अनेक धर्म, बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीज डाइवर्सिटी बताती है हमारे यहाँ। द डेमोक्रेटिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। जैसे various detail about the population was first collected through a census of 1882. This year is very 1881. This year is very important. मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक और ईयर है 1872। इस समय इनफॉर्मल सेंसस हुआ था और इस समय एक फॉर्मल सेंसस हुआ था। ठीक है, अगर आपको पेपर में आता है क्या, नॉट एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न, अगर सीबीएसई में पेपर आएगा और आपसे पूछेगा पहली बार सेंसस कब हुआ था, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1881, क्योंकि 1881 के बाद गवर्नमेंट हर 10 साल में हमारे देश का सेंसस करने लगी। सेंसस का मतलब होता है हिंदी में जनगणना, जहां पे आपकी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूरी तरह से देखी जाती है, सर्वे होता है। तो सर्वे दो टाइप के पढ़े थे आपने, एक पढ़ा होगा क्या, 11th क्लास में पढ़ा है ना स्टैटिस्टिक्स में। सर्वे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैंपल सर्वे, एक होता है सेंसस सर्वे। तो ये सेंसस सर्वे है, ये पूरे के पूरे देश का होता है, समझ आ रहा है। तो ये एक दो दिन में नहीं होता है, इट टेक्स 4 to 5 years, समझ आ रहा है। तो 2021 का डेटा हमारे पास 2025 एंडिंग में या 2026 तक आ जाएगा, जिसको हम आने वाले 10-12 साल तक पढ़ेंगे। जैसे अभी हमारे पास डेटा किसका है? 2011। तो जो भी हम बात करते हैं 2011 के डेटा के पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये 1881 में पहली बार फॉर्मल सेंसस हुआ था। इसके पहले 1872 में हुआ था, बट इट वाज इनफॉर्मल। अगर आपके किसी और एग्जाम लाइक सीयूईटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देते हैं, तो आपके पास एग्जैक्ट वर्ड होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, समझ आ रहा है। और उस समय अगर आपसे पूछते हैं पहली बार सेंसस कब हुआ था, तो आप आंसर देंगे 1872। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, जब आप सीबीएसई का एग्जाम देंगे, सीबीएसई ग्रेड 12 2026 में, तो उस समय अगर आपके पास सिर्फ लिखा होता है सेंसस कब हुआ था पहली बार, तो आप आंसर क्या देंगे? 1881, याद रहेगा ना, 1881।
फिर 1881 के बाद जो इंपॉर्टेंट ईयर है दैट्स 1921. 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. क्या कहा जाता है? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. क्यों कहते हैं इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्योंकि इस साल के बाद हमारे देश की पॉपुलेशन ने सडन क्या किया था? बूम. मतलब कम इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब आपके देश की पॉपुलेशन सडनली बढ़ जाए तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन बस्ट. क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन बस्ट. दिस इज ऑल्सो यू हैव स्टडीड व्हेन यू हैव स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन. 14th of जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भी आपने ये चीज पढ़ी थी. बेटा जितनी भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीज मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर CUET इज कंसर्न. क्योंकि CUET में आपका एक जनरल टेस्ट भी होता है जिसमें जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं. उसमें यही चीज पूछते हैं और फिर बोलते हो हमने पढ़ा नहीं है. समझ आ रहा है? तो उसके लिए अलग से किताब पढ़ते हो बाद में. तो जो आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है कुछ नई चीज होती है, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर. ठीक है? तो 14 जुलाई 1789 इज द ईयर व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड. ठीक है? उसमें भी पॉपुलेशन बस्ट के बारे में हमने पढ़ा है. तो 1921 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू. क्यों बोलते हैं तो बता दिया. इट इज बिकॉज आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रो कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली. बहुत ज्यादा तेजी से हमारे देश की क्या होने लगी थी? पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी. इसके बाद आता है द डेमोग्राफिक कंडीशन वर एज अंडर. हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब जगहों में, अलग अलग एरिया में जो पॉपुलेशन रहती थी वो कैसे थे, कितने डेवलप थे. तो लिटरेसी रेट सबसे पहले आप देख लो मात्र 16% था. आज की डेट में इट इज मोर देन 60%. ठीक है? फीमेल लिटरेसी रेट मात्र 7% था. ओवरऑल मोर्टेलिटी का मतलब मान के चलना कितनी जीवन मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो एट दैट टाइम. अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी. और बाद में आज की डेट में हम देखते हैं तो आज की डेट में इट इज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 65 to 70 ईयर एज. मतलब एक जनरल लाइफ एक इंसान की हमारे देश में अभी 65 से 70 वर्ष की है. उस समय 35 वर्ष की थी, 35 से 40 वर्ष. क्यों थी? तो ये सारी चीज क्यों होती है, इतनी बेकार क्यों थी इस समय? इस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली 220. ठीक है? लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 50 के आसपास है. तो बहुत कम हो गया. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है द न्यूबॉर्न बेबी बिटवीन 0 to 365 ईयर. 1000 बच्चों में कितने की डेथ हो गई. मतलब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एक साल तक वो नहीं जिया, उसकी डेथ हो गई. उसका रेशियो पर 1000 बॉर्न बेबी का लेते हैं. दिस इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट का मतलब होता है नवजात. क्या नाम होता है? क्या मतलब होता है? नवजात. नवजात का मतलब होता है जो 1 साल के भीतर का बच्चा होता है. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मदर मोर्टेलिटी रेट सेकेंड. मदर मोर्टेलिटी रेट भी उस समय क्या था? बहुत ज्यादा था. तो ये सब चीज क्या दर्शाती है? ये सब चीज दर्शाती है आपके यहाँ क्या तो बताएगा. आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी वॉज वेरी वेरी पुअर. लोग डॉक्टर के यहाँ जाते ही नहीं थे. आपने सुना होगा दाई माँ. ठीक है? तो उस समय बच्चों को जो जन्म देने के लिए दोज लेडीज आर यूज, वो बहुत ज्यादा मददगार होती थी. हाँ, उनको नॉलेज बहुत एक्सट्रीम होता था, लेकिन कई बार जब मेडिकल फैसिलिटीज की आपको जरूरत पड़ती थी तो नहीं हो पाता था. ठीक है? और कई बार माएँ जन्म देते ही मर जाती थी और कई बार बच्चा जन्म नहीं ले पाता था, मतलब जन्म लेके और कुछ समय में डेथ हो जाती थी. इसके लिए एक और शब्द होता है माल न्यूट्रिशन. खाने के लिए चीजें नहीं थी. जब माँ होती है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको 1 का नहीं 2 का खाना खाना होता है, लेकिन उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी ही नहीं होता था, रिसोर्सेज ही नहीं होते थे. तो हाउ दे विल गोइंग टू ईट फॉर देमसेल्फ. कैसे खुद को पालेंगे? और अपने बच्चे को पालना तो बड़ी दूर की बात है. तो बच्चा पैदा भी होता था तो वो क्या होता था? कुपोषित. समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? आपको एक और चीज पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश को कुपोषित स्टेट भी कहा जाता था एक समय पे. भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ पैदा होते थे? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश को कुपोषित स्टेट भी कहा जाता था. आज वो जो धब्बा है बोल सकते हो वो अलग हो गया है, बिकॉज अब हमारे यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं कंपैरेटिव टू दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है? तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अप्रोक्सीमेटली बताया था 218. आज की डेट में 40 है. डेटा अभी का नहीं है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कभी भी याद रखना, डेटा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको अप्रोक्स में बताया वैसे ही आप अप्रोक्स में आंसर लिख सकते हो. समझ आ रहा है? एग्जैक्ट डेटा. क्यों? क्योंकि फैक्ट हमेशा चेंज होते हैं. फैक्ट इज नॉट परमानेंट. समझ आ रहा है? नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, 32 ईयर उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आज देखो 68 ईयर्स है. एक्सटेंसिव पॉवर्टी, गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी, आज भी है लेकिन उतनी नहीं है.
क्यों थी? पब्लिक फैसिलिटीज बहुत कम थी। पब्लिक फैसिलिटीज वही मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज कुछ नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी का मतलब, पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कोई हॉस्पिटल। आज देखते हैं हम तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हर गांव में होता है, हर विलेज में होता है, जहां पे हर इंसान को इट्स मैंडेटरी कि अगर आपने एमबीबीएस या एमडी किया है तो इट इज कंपलसरी फॉर यू कि आपको 1 से 2 साल तक क्या करनी होगी? इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप कहां करोगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके काम करना होगा। समझ आ रहा है? फिर ही आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो बाहर। गेटिंग? नाउ पब्लिक हेल्थ केयर facilities were either unavailable to a large chunk of population or were highly inadequate when available. Water and airborne diseases बहुत ज्यादा थी उस समय, पानी से रिलेटेड और एयर, बैड एयर, इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारी थी बहुत ज्यादा थी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 3 सेक्टर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है फ्रॉम विच वी डायरेक्टली गेट थिंग्स फ्रॉम द नेचर। जब मैं नेचर से डायरेक्टली कोई चीज लूं, नेचर से मतलब आप जमीन से कोई चीज लो, माइनिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, ये सारी चीज कहां पे होती है? ये सारी चीज कहां पे होती है? तो ये सारी चीज हमें नेचर से मिलती है। फॉरेस्ट नेचर, ठीक है, मरीन नेचर, ये सारी चीजें हमें कहां मिल रही है? नेचर। तो इसे कौन सा सेक्टर बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का है, इसलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से हमको टमाटर मिले, आहा टमाटर मजेदार लाल लाल ना, तो टमाटर मिले, तो टमाटर से हमने क्या बनाया बेटा? केचप। ठीक है, तो केचप कहां बनेगा? घर बनाओगे? बनाते हैं भाई, लेकिन अपने लिए, बेचने के लिए हम बनाओगे। तो सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए देखो यहां लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लकड़ी, टिम्बर लिया कहां से? जंगल काटे, टिम्बर लेके आए। टिम्बर मतलब वो लकड़ी बड़ी सी, ठीक है, उसको फिर अच्छा शेप दिया तो क्या बन गया? जिसमें आप बैठे हो, ठीक है, बेंचेस, चेयर्स, ये सारी चीज बनने लगी। प्लास्टिक की नहीं, लकड़ी की, है ना? तो ये सारी चीज बन गई। अरे समझ रहे हो? तो कहां पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हमारे यहाँ एट दैट टाइम 70 to 75% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 10% पीपल वर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, और 15 से 20% लोग कहां पे थे? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर। टिम्बर तोड़े, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। बेंच बनी टॉल में या टाल में या फर्नीचर वाली की दुकान में, क्या? सेकेंडरी सेक्टर। और तुम्हें मैं बैठा के पढ़ा रहा हूं ना, तो दिस इज व्हाट? टर्शियरी सेक्टर। तीनों चीजें हुई। रॉ मटेरियल गेट फ्रॉम द नेचर, क्या मिला? आयरन ओर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या बन गई? बस बन गई। मस्त बैठ के यहां से वहां घूम रहा हो, सर्विस प्रोवाइडर। समझ आ रहा है? तो उस समय भी हमारे क्या थी? पुलिस स्टेशन थे। उस समय भी हमारे पास क्या था? मेडिकल फैसिलिटीज थी, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। ये सारी चीज किसके अंदर आती है? टर्शियरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में वी डज नॉट गिव यू गुड्स, वी ओनली प्रोवाइड यू द सर्विसेज। सैलून जाते हो, बाल खुद ही देके आते हो ना, है ना? कुछ लेते तो नहीं हो, तो सर्विस करता है तुम्हारी ना, जानवर से इंसान बन जाते हो तुम। तो वही, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो बेसिकली उस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड नंबर पे क्या था? टर्शियरी सेक्टर। थर्ड नंबर पे क्या था? सेकेंडरी सेक्टर। याद रहेगा, आज की डेट में भी सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व प्राइमरी सेक्टर में ही है, सेकेंड नंबर पे है टर्शियरी सेक्टर, और थर्ड नंबर पे है सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन आज की डेट में जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा आता है कहां? फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों? वही कौन सा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब नाम के लिए यू आर एम्प्लॉयड इन अ प्राइमरी सेक्टर, बट एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द जीडीपी, और यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द नेशन। अपने देश की जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना। समझ में आ रहा है? मालगुजार लोग। Next, there are two important features of India's occupational structure during the British period. वही चीज लिखी है, 70 से 75 लोग एग्रीकल्चर में थे, 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, और 15 से 20% लोग किसमें थे? टर्शियरी में थे। ठीक है, यहां डाउट नहीं होगा एक ना। सेम चीज अगेन इट इज रिटन। एरिया, अब देखो कुछ चीजें चेंज हो गई थी। तो एरिया लाइक एरिया ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसके अंदर क्या क्या आता था? साउथ के मैक्सिमम स्टेट्स आते हैं आज की डेट वाले, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ये सारे जो स्टेट्स है जिसे हम कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी और वेस्ट बंगाल। ये बहुत
मतलब आप बोल सकते हो उस समय के सबसे मॉडर्न प्रेसिडेंसीज में यही थे। इन जगहों पे सबसे ज्यादा रईस लोग पाए जाते थे, ठीक है, सबसे पावरफुल जो पीपल हुआ करते थे इन जगहों पे पाए जाते थे, ठीक है। तो इन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें आ गए थे, डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी समय ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर गए थे, ठीक है। आपने देखा होगा जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्रीज कहां पर लगी थी, यहीं पर लगाई गई थी, ठीक है। आप कलकत्ता के बारे में सुनो, कलकत्ता क्या था, मैंने बताया था, कलकत्ता कोल का उसका नहीं बेटा, कोलकाता से कोल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोलकाता जो है बेसिकली, कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इनिशियली बहुत रईस लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ मछली का तेल बहुत पाया जाता था शुरू में भी, अभी भी, और यहाँ पे जूट का कल्टीवेशन बहुत होता था। बांग्लादेश और प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, तो जूट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर आप कोल जाओगे तो थोड़ा नीचे आ जाना, कहां पे, उड़ीसा और बाजू में आ जाना झारखंड, वहां पे कोल मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर वाज एन इंक्रीज इन वर्कफोर्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे। उसमें एक क्या नाम है, उड़ीसा, दूसरा नाम क्या है, राजस्थान एंड पंजाब। आज भी फेमस है पंजाब, तो आज भी आपको देखते हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम है। क्यों, सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा उठाया इन्हीं स्टेट्स ने तो उठाया था। वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान का छोटा सा एरिया जो ईस्टर्न साइड आता है, इन सारे जगहों पे आज भी आप जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, पाटीदार्स मिलेंगे, जाट्स मिलेंगे, जो क्या करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा जिन्होंने उठाया वो यही है, हर जगह नहीं हुआ था ना। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं आपको मतलब बता चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सारी चीज किसके अंदर आती है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय अच्छा किया था, नो डाउट, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन किसके लिए किया था, अपने फायदे के लिए। कलकत्ता पोर्ट में कोई चीज आएगी तो उसे थ्रू आउट द नेशन लेके जाना है ना, कम समय में लेके जाना है, तो किससे लेके जाओगे, ट्रेन, रोडवेज। वो हमारे लिए भी अच्छा था, नो डाउट। अगर हमें डिस्टेंट, बहुत ज्यादा दूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है कम पैसे में, तो रेलवे इज द बेस्ट थिंग एट प्रेजेंट ऑल्सो। आज भी रेलवे सबसे सस्ता होता है एक जगह से दूसरा जाने के लिए, अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, communication and energy was very poor in India during the British rule in India, ठीक है। However, some efforts were made to develop basic infrastructure like road, railway, port, water transport and postal system। इसमें मैक्सिमम जब हम बात करते हैं किसकी, रेलवेज की और पोस्टल सिस्टम, तो किसका नाम आता है, डलहौजी। डलहौजी को एक और चीज बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था हमारे देश में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन उनके कारण आई थी। जैसे क्या कहता, अरे यार नहीं सर, जलियांवाला बाग जो था वो तो जनरल ओ डायर ने किया था। वो कब किया था, वो तो बहुत पहले किया था। कब किया था, 1919 13 अप्रैल, ठीक है, जब हुआ था जलियांवाला बाग। ये तो हम बात कर रहे हैं कब की, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो 1852 रेलवे डाली थी किसने, डलहौजी। उस समय पता चला था हमको क्या, कनिंघम साहब ने क्या बताया था, द फादर ऑफ ISO। ISO क्या होता है, सॉरी ASI क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। पता कैसे चला था, ईंट लेके आ रहे थे पकी कहां से, गुजरात से, ठीक है, खोद के खुश हो जा रहे थे, देख बनी लेके आ रहे हैं। तब जो पढ़े लिखे इंसान थे भाई साहब, इंजीनियर, वो बोले नहीं भैया नहीं खोदो, वहां देखो, जाके देखा तो नीचे क्या है, मतलब सोचो इस जमीन के अंदर नीचे एक और आपको बहुत बड़ी सोसाइटी मिलेगी, बहुत बड़ा शहर। तो लोगों ने खोदना स्टार्ट किया, फावड़े गिट्टी से नहीं, इतने छोटे छोटे औजार होते हैं लोगों के, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी पोस्ट है, प्लीज इस पर फोकस करना। तो इसके लिए एग्जाम होता है, आपने डिपार्टमेंट का नाम पिछले बार बताया था, क्या बताया था, इसको पता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसमें बहुत अच्छी जॉब मिलती है बच्चा, इन फ्यूचर यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। आप कॉमर्स लिए हो, ह्यूमैनिटी लिए हो, आपके इसके बाद आप ज्योग्राफी से MA कर सकते हो, BA कर सकते हो, और उसके बाद इस फील्ड में आप जा सकते हैं, या स्टैटिस्टिक्स को और डिटेल में पढ़ने के बाद भी इस फील्ड में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत अच्छी खासी जॉब मिलती है बेटा, ठीक है, अच्छा खासा पैसा वाली, ठीक है। तो वहां पे जब देखा तो पता चला नीचे क्या है, सोसाइटी हो सकती है। फिर जब इसको खोदा, निकाला, देखा, तो उस समय हमको पता चला क्या, राखलदास बनर्जी, नाम सुने हो, साहनी, दयाराम साहनी, इन लोगों ने खोज की थी, काई की, राखलदास बनर्जी ने काई की खोज की थी, मोहनजोदड़ो, साहनी साहब ने काई की थी, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ठीक है, तो ये सब चीज की थी भैया इन्होंने ना, तो इंपॉर्टेंट है। द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे, 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस की थी और चालू हो गई थी कब? 1853 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद द रोड वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट, सेंड दीज टू इंग्लैंड और अदर फॉरेन लैंड। अभी बताया मैंने रोड और ये सारी चीज कहां बनाई? रोडवेज रेलवेज बनाने का जो मेन रीजन था वही था, रॉ मटेरियल एक जगह से उठाओ और उसे या तो रेलवे स्टेशन तक लेके जाओ या पोर्ट तक, वाटर पोर्ट वहां लेके जाओ और वहां से ब्रिटेन हमको भेजना है। अब ब्रिटेन से फिनिश गुड आएगा तो वो पोर्ट में उतरेगा, उसको थ्रू आउट इंडिया भेजना है, तो रोडवे या रेलवे का कनेक्शन किया गया था, वहां से आप चीजों को रखो और डंप कर दो तुम आके। समझ आ रहा है? नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी जो लेके आए थे ना, वो क्यों किया था? वो इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दिल्ली में कोई डिसीजन लिया, मद्रास में उसे फॉलो करवाना है, कैसे करवाओगे? किसी को साइकिल से भेजोगे? कब तक जाएगा? 5-6 महीने, ठीक है, दिन भी नहीं बोलूंगा यार, इतना दूर जाओगे तो टेलीग्राफ कौन सा? इलेक्ट्रिक, आज भेजो 1 घंटे में पहुंच गया, बस वहां लॉ चालू। समझ में आ रहा है? The railway helped in commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economy in India. The development and the construction of the railway by the British ruler had affected the Indian economy as follows. Indian economy को affect किया किस कारण, किससे? इन सारी चीजों से। पहला, it provide cheap and rapid transport system, especially for distant का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूर ट्रेवल करना है तो आपको बहुत सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जल्दी जा सकते हो। दूसरा, इट ब्रोक जियोग्राफिकल बैरियर्स, जियोग्राफिकल बैरियर आपको ब्रोक करती है। ब्रोक का मतलब क्या होता है? भाई यहां से मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहां पर बीच में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जब बहुत सारी नदियां तो आपको पता होगा वहां जाने के लिए जब बारिश के मौसम में वो पुल डूब जाया करते थे, कच्चे सड़क होते थे, तो आप एक जगह से दूसरे मूव नहीं करते। रेलवे ट्रैक जब बन गया तो आप एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट द ईयर कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो, बट ऑब्वियस है अगर वो रेलवे लाइन वहां पे डली हो तो, ठीक है। नाउ इट क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट ऑब्वियस रेलवे जब लाइन डलेंगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो रेलवे चलाने के लिए भी आपको लोको पायलट चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तो वो सारे लोग कहां से आएंगे? हम ही लोग से लेंगे, ब्रिटेन से थोड़ी ना बुलाएंगे, तो हमें नौकरियां भी मिली। फिर इट हेल्प इन कंट्रोलिंग फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है? भुखमरी। भाई एक जगह अगर अनाज नहीं है, खाना नहीं पहुंच पा रहा तो गवर्नमेंट वहां पे भेज सकती है फैसिलिटीज। इट प्रमोट फॉरेन ट्रेड बट बेनिफिटेड ब्रिटिश मोर देन इंडियन, भारत से ज्यादा ब्रिटिशर्स को इसका फायदा हुआ था, नो डाउट, ठीक है। इट एनकरेज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। The main reason of British rule behind the beginning of the railway in India were as follows: to have effective control and administrative over the vast country। ये क्वेश्चन आएगा सीधा 2 नंबर का, तो आंसर आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट, in view of the British tried to link important administrative and military centers through railway। रेलवे से उन्होंने बेसिकली क्या कनेक्ट किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और मिलिट्री सेंटर। भाई कभी जरूरत पड़ी, दिल्ली में विद्रोह हो गया, ठीक है, हम लोग लड़ने के लिए चले गए उस समय, तो भाई मद्रास से, कलकत्ता से, मुंबई से लोगों को कहां जाना है? आर्मी को डायरेक्ट दिल्ली पहुंचना होगा। कैसे जाएंगे? बैलगाड़ी से? हाँ, ट्रेन से जल्दी जाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। तो रेलवे बनाने का मेन रीजन ये थी, ठीक है। सेकंड, अर्निंग प्रॉफिट। नाउ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूलर दैट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सबसे पहले नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं। क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे पॉलिसी जो ब्रिटिश रूलर ने हमारे लिए बनाए थे? पहला आप देखते हैं, ब्रिटिश रूलर ग्रॉसली नेग्लेक्टेड इरिगेशन फैसिलिटीज। हमारे यहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी को उन्होंने क्या किया? नेग्लेक्ट किया। एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन इंडियाज एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो कैसी थी? वही पुरानी, मॉडर्न एग्रीकल्चर को हमारे देश में नहीं लेके आए थे, ठीक है। सेकंड, ब्रिटिश रूलर फोर्स्ड द इंडियन फार्मर टू पे मोर अटेंशन ऑन व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप रेदर देन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप की जगह ज्यादा फोकस एम्फसाइज उन्होंने किस पे किया था? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ cultivation of commercial crop like sugarcane, tea, opium and indigo, ये सारी चीजों का और हमको दो। Deliberate policy measures were adopted to destroy the handicraft industries of India। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमेशा से फेमस रही, उसको क्या करा? जानबूझ के खराब करा। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू इंडियाज इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है, उनको कोई भी सहायता नहीं दी। आज हम देते हैं ना यंग पीपल, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या देते हैं? गवर्नमेंट आपको फ्री में पैसा दे रही है। फ्री में पैसा देने का मतलब है आपको लोन देती है जिसमें आपको बहुत कम टैक्स लेती है, जिसको आप बाद में चुकाओ, बहुत बाद में।
तो ये सब प्रोत्साहन करने की चीज ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं चाहती, वो चाहते ही नहीं थे आपके देश में क्या है, इंडस्ट्रीज बढ़े। अगर आपके देश में इंडस्ट्री आ जाएंगी तो यही शर्ट बनाने लगोगे ना, ब्रिटेन से शर्ट आएगी क्या, उनका माल बिकेगा क्या? तो हमारे यहाँ उन्होंने इसलिए बेकार किया। Quite long time, heavy import duties were imposed on use of Indian ships for trading between England and India. फिर आता है हमारा नेगेटिव इंपैक्ट कंटिन्यू। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वर नॉट प्रोमोटेड इन इंडिया। भारत में कोई भी फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं किया जाता था, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है, आपको लोन देना। जब आपको लोन मिलेगा तो आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए काम कर सकते हो, कुछ नहीं कर रहे। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज वर अडॉप्टेड, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड हेल्प while Indian trader had to bear various types of restriction. Because of this, India was reduced to an exporter of primary product and importer of British products या British manufactured product या final product, ठीक है, जो हम यहाँ से लेके आते हैं। British capital was invested mainly in those industries which could serve British interest rather than India's interest. बेसिकली जो अपना पैसा खर्च करते थे ना, उन सारी चीज पे खर्च करते थे जहां पे ब्रिटिशर्स का फायदा हो, इंडियंस का फायदा ना हो। जैसे रेलवे, किसका फायदा है, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। उन्होंने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे यहाँ बनाए थे ना, वो बेसिकली बनाने का मेन रीजन पता क्या था यार? एक चीज बताओ मुझे, मैं बंगाली बोलता हूँ, तुम लोग सब के सब लोग क्या बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो मुझे आपसे काम कराने के लिए आपको इतना केपेबल तो बनाना होगा ना दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई ऑलवेज स्पीक इन बंगाली लैंग्वेज। तो मुझे आपको कौन सी भाषा सिखानी पड़ेगी, बंगाली। तो उन्होंने जो हमारे यहाँ मिशनरी स्कूल लेके आए थे, द मेन रीजन बिहाइंड इट कि आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना आने लगे, लिखना आने लगे, क्योंकि मैं आपको कोई ऑर्डर दूं तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड एंड डू द वर्क। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो इसलिए नहीं था कि तुमको एजुकेटेड करना है, तुमको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तुम दुनिया में घूमो, हाँ तुम रहो हमारे नौकर ही। समझ आ रहा है? यही चाहते थे। Hence, foreign capital investment in India during colonial period gave birth to the destroy economic pattern. नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इंपैक्ट। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे जिसको आज हम आज भी सराहना देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट जो बनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई नहीं बनवाई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो रन होता है आज हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं दे हैव मेक अस लर्न हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। उन्होंने हमें सिखाया इंडस्ट्रीज कैसे बनाते हैं, रेलवे कैसे बनाते हैं, नए नए इन्वेंशंस कैसे कर। नए नए इन्वेंशंस का मतलब है जैसे मैं कम्युनिकेशन सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, ये सारी चीज। तो उन्होंने कुछ चीजों में मदद की, नो डाउट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये हम इन्हीं से सीखे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाई रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब चीजों ने करा था हमें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जरूरी था, बेचना जरूरी, लेकिन हर चीज नहीं बेटा। आप अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को फुलफिल करो, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा लगाओ और बेचो। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पैसे का लेन देन, जो पहले बार्टर सिस्टम था ना, तो यही तो बताया कि बैंकिंग में कैसे पैसे लेके कोई एक यूनिफॉर्मिटी लेके आओ कि आपके देश में करेंसी होगी जिसको आप कहीं पे भी दो, इन रिटर्न आप सामान खरीद सकते हो। और वो रुपया जिसमें बने होते हैं गांधी जी, ठीक है, वो हर जगह चलता है। समझ आ रहा है? पहले के समय में क्या था, देयर वाज नो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, डेसिमल सिस्टम कुछ नहीं था। तो भैया हमने 1 किलो सोना दो और हम 1 बोरी चावल लेके आते थे कई बार, ठीक है, बार्टर सिस्टम नो। तो इस सिस्टम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ एक्सचेंज, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तब हम एक्सचेंज कर पाते थे फ्रीली, ठीक है। उसमें भी मेजरमेंट नहीं होता था कि 1 किलो के बदले 1 किलो ही देना, किलो था ही नहीं। होप ये सारी की सारी चीज तुमको समझ में आई है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।